India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्र ने ईडी निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल को 15 अक्टूबर बढ़ाने की मांग की। मामले में 27 जुलाई को सुनवाई होगी। ज्ञानवापी सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। कहा 31 जुलाई तक एएसआई पूरा करे सर्वे, बिना ढांचे को नुकसान पहुंचाए सर्वे करने का दिया निर्देश। फांसी की सजा को मानवीय बनाने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट 39A को जनहित याचिका में हस्तक्षेप करने की दी अनुमति। कोर्ट ने मौत की सजा देने के लिए संस्थानों की उपलब्धता मुद्दों पर डेटा किया है तलब। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं देने पर नागालैंड केंद्र सरकार पर दिखाई सख्ती। कहा एक ही पार्टी के केंद्र राज्य में होने के बावजूद आरक्षण क्यों नहीं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पाक सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका। कोर्ट ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाने की इमरान की याचिका की खारिज। India Legal presents Courts Roundup. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की है। केंद्र सरकार का कहना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का रिव्यू चल रहा है, इसीलिए संजय को 15 अक्टूबर तक पद पर रहने दिया जाए। इसके पहले 11 जुलाई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने का केंद्र का फैसला गैर कानूनी है। संजय मिश्रा को 18 नवंबर को रिटायर होना था। केंद्र ने अध्यादेश के जरिए उनका कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया था, जबकि कोर्ट पहले ही कह चुका था कि दूसरी बार के बाद संजय मिश्रा का कार्यकाल न बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मिश्रा 31 जुलाई तक पद पर थे। इस दौरान ही सरकार को नए चीफ की नियुक्ति करनी थी। केंद्र ने ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस मामले में 27 जुलाई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ईडी निदेशक के तौर पर एसके मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई को खत्म हो जाएगा। गौरतलब है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को करारा झटका लगा था। शीर्ष कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को अवैध ठहराया था। शीर्ष अदालत ने उन्हें अपने लंबित काम निपटाने के लिए 31 जुलाई 2023 तक का समय दिया। साथ ही न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने ईडी निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम 5 साल तक बढ़ाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में संशोधन को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ईडी निदेशक संजय मिश्रा को 31 जुलाई तक काम करने की छूट दी है। ईडी डायरेक्टर को एक के बाद एक करके कई एक्सटेंशन देने का केंद्र का फैसला सुप्रीम कोर्ट को पहले भी रास नहीं आया है। एनजीओ कॉमन कॉज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को साफ हिदायत दी थी कि वो संजय मिश्रा को एक्सटेंशन न दें। हालांकि उसके बाद भी सरकार ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ाती रही। जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने पिछली सुनवाई पर केंद्र को सख्त हिदायत देते हुए कहा था कि मनमर्जी से किसी भी अधिकारी को एक्सटेंशन न दिया जाए। बेंच का कहना था कि सरकार को चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले को ध्यान में रखकर अपना काम करे। सरकार ऐसा कोई काम न करे जिससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होती हो।
सरकार का कहना है कि संजय मिश्रा कई अहम मामले देख रहे हैं। अभी उनकी जगह पर किसी दूसरे को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू भी नहीं की जा सकी है। सरकार का तर्क है कि ईडी निदेशक के पद पर विभागीय पदोन्नति नहीं होती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी योग्य अधिकारी को सीधे ईडी निदेशक के पद पर तैनात करना होगा, लिहाजा उनको कुछ वक्त दिया जाए जिससे वो बेहतरीन अफसर का चयन कर सकें। संजय कुमार मिश्रा को नवंबर 2018 में ईडी के पूर्णकालिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। संजय मिश्रा 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा आयकर कैडर के अधिकारी हैं। उन्हें पहले जांच एजेंसी में प्रमुख विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। ईडी में नियुक्ति से पहले संजय मिश्रा दिल्ली में आयकर विभाग के मुख्य आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट 39A को फांसी देकर मौत की सजा को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी। याचिका में मौत की सजा वाले दोषी को फांसी देने की प्रथा खत्म करने की मांग, साथ में मौत की सजा के स्थान पर कम दर्दनाक मौत की मांग। प्रोजेक्ट 39A नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का एक प्रोजेक्ट है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक हालिया फैसले में कहा है कि ये एक मिथ्याभास है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के प्रोजेक्ट 39A को उस जनहित याचिका में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे दी, जिसमें मौत की सजा वाले दोषी को फांसी देने की वर्तमान प्रथा को खत्म करने और इसके स्थान पर कम दर्दनाक विकल्पों को अपनाने की मांग की गई है। जनहित याचिका पर CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ सुनवाई कर रही थी। शुरुआत में अदालत ने अटॉर्नी जनरल की अनुपस्थिति के कारण मामले में सुनवाई स्थगित करने का फैसला किया। प्रोजेक्ट 39A की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने मामले में हस्तक्षेप की मांग की, जिसे पीठ ने अनुमति दे दी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की ओर अपना झुकाव व्यक्त किया था कि क्या फांसी के माध्यम से मौत की सजा का कार्यान्वयन अनुपातिक था। ये निर्धारित करने के लिए बेहतर विकल्पों पर विचार करते हुए कि क्या मौत की सजा देने के लिए अधिक मानवीय तरीके हैं। CJI DY चंद्रचूड़ ने AG वेंकटरमनी को फांसी से मौत के प्रभाव, दर्द, ऐसी मौत होने में लगने वाली अवधि, मौत की सजा देने के लिए संसाधनों की उपलब्धता आदि जैसे मुद्दों पर डेटा के साथ वापस आने के लिए कहा था। जनहित याचिका में मौत की सजा पाने वाले दोषी को फांसी देने की वर्तमान प्रथा को खत्म करने की मांग की गई है, जिसमें लंबे समय तक दर्द और पीड़ा शामिल है और इसकी जगह पर घातक इंजेक्शन, शूटिंग, बिजली के झटके या गैस चैम्बर के इस्तेमाल की मांग की गई है, जिसमें एक दोषी की कुछ ही मिनटों में मौत हो सकती है। याचिकाकर्ता वकील ऋषि मल्होत्रा ने तर्क दिया है कि जब किसी व्यक्ति को फांसी दी जाती है तो उसकी गरिमा खत्म हो जाती है और मौत के बाद भी वह गरिमा जरूरी है। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि जिस दोषी का जीवन समाप्त हो गया है उसे फांसी का दर्द नहीं सहना चाहिए, क्योंकि मौत में गरिमा की तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता के अनुसार अन्य देशों में घटनाओं के क्रम में पता चलता है कि मौत की सजा देने की एक विधि के रूप में फांसी को धीरे धीरे छोड़ दिया जा रहा था। उन्होंने दलील दी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के 36 राज्यों ने पहले ही फांसी की प्रथा को छोड़ दिया है। फांसी से मौत की क्रूर और बर्बर प्रकृति को स्थापित करने के लिए उन्होंने ऐसे मामलों के उदाहरण दिए जहां मौत की सजा पाने वाले दोषियों को 2 दिनों के लिए फांसी पर लटकाना पड़ा, क्योंकि धीरे धीरे उनका गला घुट पाया। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक हालिया फैसले में कहा है कि ये एक मिथ्याभास है कि वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। हालांकि लोकतंत्र में संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक माना गया है। कोर्ट ने कहा है कि वोट देने के अधिकार को मात्र वैधानिक अधिकार कहा गया है। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि लोकतंत्र को संविधान की आवश्यकता विशेषताओं में से एक का हिस्सा माना गया है, फिर भी कुछ हद तक मिथ्याभास रूप से
वोट देने के अधिकार को अभी तक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। इसे मात्र वैधानिक अधिकार कहा गया है। पीठ ने ये भी टिप्पणी भीमराव बसवंतराव पाटिल, वीके मदन मोहन राव और अन्य के मामले में की, जो एक चुनाव खारिज याचिका को खारिज करने से तेलंगाना हाईकोर्ट से इनकार को चुनौती देने वाली अपील थी। फैसले में पीठ ने एक मतदाता की पूरी पृष्ठभूमि जानने के उसके अधिकार के संबंध में भी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि सूचित विकल्प के आधार पर वोट देने का अधिकार लोकतंत्र के सार का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह अधिकार अनमोल है और स्वतंत्रता के लिए, स्वराज के लिए एक लंबी और कठिन लड़ाई का परिणाम था, जहां नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का एक अपरिहार्य अधिकार है। ये संविधान के अनुच्छेद 326 में व्यक्त किया गया है, जो कि अधिनियमित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जो तय की गई तारीख पर 21 वर्ष से कम नहीं है और अन्यथा इस संविधान या गैर निवासी मानसिक अस्वस्थता, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण या किसी अन्य आधार पर उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के तहत अयोग्य नहीं है, ऐसे किसी भी चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा। ये याद किया जा सकता है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित हालिया मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने 4-1 के बहुमत से कहा कि वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। हालांकि जस्टिस अजय रस्तोगी ने इस बात पर असहमति जताई है। वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है। मॉनसून सत्र में सांसद के.आर. सुरेश रेड्डी द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में कानून और न्याय मंत्रालय ने कहा है कि देश भर के 7 हाई कोर्ट में अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की गई है। जवाब में कहा गया है कि 17 जुलाई 2023 तक गुजरात, गुवाहाटी, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी गई। इससे मीडिया और अन्य इच्छुक व्यक्तियों को कार्रवाई में शामिल होने की अनुमति मिल गई। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए मौजूद नियमों के संबंध में प्रश्न को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि व्यक्तिगत हाई कोर्ट में अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग के नियम और प्रक्रिया संबंधित हाई कोर्ट का प्रशासनिक मामला है और केंद्र सरकार की इस मामले में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। केंद्र ने कहा है कि महामारी के दौरान अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया, क्योंकि अदालतें वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर काम नहीं करती थी और नागरिकों की उस तक सीधी पहुंच नहीं थी। आगे कहा गया कि स्वप्निल त्रिपाठी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट रूम में अधिक पारदर्शिता की दिशा में कदम उठाते हुए अदालती कार्रवाई का सीधा प्रसारण करने की वकालत की है। सुप्रीम कोर्ट की इस समिति के अध्यक्ष ने लाइव स्ट्रीमिंग के मॉडल नियम को तैयार करने के लिए उप समिति का गठन किया। इन नियमों को ई समिति सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सभी हाई कोर्ट में तैयार और प्रसारित किया गया और ये ई समिति सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पासपोर्ट जब्त किए बिना पासपोर्ट प्राधिकरण किसी लंबित आपराधिक मामले के नाम पर पुलिस द्वारा सौंपे गए पासपोर्ट को अनधिकृत रूप से अपने पास नहीं रख सकता है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ एक पति द्वारा दायर अपील पर विचार कर रही थी, जिसका पासपोर्ट पुलिस ने पासपोर्ट प्राधिकरण को सौंप दिया। बता दें आपको कि पत्नी की ओर से की गई शिकायत के आधार पर धारा 498, 403 और 406 आईपीसी 1860 और दहेज निषेध अधिनियम के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा रहा था। कोर्ट ने माना कि पुलिस द्वारा सीआरपीसी की धारा 91 के तहत पति को अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश अवैध था। इसने दस्तावेज को अपने पास रखने के पासपोर्ट अधिकारियों के फैसले को भी अवैध ठहराया। पति जो अमेरिका में काम करता है, अपने पिता की बरसी के लिए भारत आया था जब उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 91 के तहत पति को पासपोर्ट पेश करने के लिए नोटिस जारी किया है। पुलिस ने उसके पासपोर्ट को कब्जे में लेकर पासपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दिया। पत्नी का आरोप था कि उसके पास उसका पासपोर्ट है। पासपोर्ट अथॉरिटी ने उनसे पत्नी का पासपोर्ट वापस करने को कहा। इसके बाद पति ने अपना पासपोर्ट वापस करने के लिए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से संपर्क किया है, जिसे खारिज कर दिया गया। बाद में उन्होंने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने पासपोर्ट प्राधिकरण को इस शर्त पर उनका पासपोर्ट वापस करने का निर्देश दिया कि वह अपनी पत्नी के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद के माध्यम से 10 लाख की राशि जमा करे और 2 वह अपनी पत्नी और उसके नाबालिग बेटे के मूल पासपोर्ट जमा करे। पति ने हाईकोर्ट के उस आदेश में संशोधन के लिए आवेदन किया, जिसमें उसने अपने बेटे और अपनी पत्नी का पासपोर्ट वापस करने का निर्देश दिया था। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने स्वीकार किया कि पीपी अधिनियम की धारा 10(3) के अनुसार पति के पासपोर्ट को जब्त करने का कोई आदेश नहीं था। शीर्ष अदालत ने सुरेश चंद्र नंदा मामले में फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि पासपोर्ट जब्त करना पासपोर्ट प्राधिकरण का काम है, पुलिस का नहीं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की अपील पर सुनवाई शुरू की। कोर्ट ने कहा कि 31 जुलाई तक सर्वे खत्म करें। कोर्ट ने कहा कि ढांचे को नुकसान न पहुंचे। मस्जिद कमेटी के वकील ने दलील दी कि 21 जुलाई को आदेश पारित करते समय वाराणसी की अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि सर्वेक्षण रिपोर्ट की अनुपस्थिति के मुद्दे पर हल नहीं किया जा सकता, लेकिन अदालत ने इस निष्कर्ष पर आने से पूर्व अपने समक्ष आई सामग्रियों पर चर्चा नहीं की। मुस्लिम पक्ष ने याचिका में 7 दलीलें दी है। मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद पिछले 1000 साल से भी ज्यादा समय से वहां पर मौजूद है और 1669 में वाराणसी में कोई मंदिर किसी बादशाह के आदेशों से नहीं तोड़ा गया। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एएसआई सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की अदालत में सुनवाई हुई। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने कोर्ट में अपनी बात रखी। एएसआई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है। सुनवाई के दौरान जज ने पूछा कि जब तक मामले में सुनवाई नहीं पूरी होती तो क्या ऐसी एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। इसके जवाब में फरहान नकवी ने कहा कि जिरह पूरी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी एप्लीकेशन फाइल हुई और वाराणसी कोर्ट ने उस पर फैसला दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि एप्लीकेशन में महिलाओं ने कहा है कि उनके पास इस मामले में कोई सबूत नहीं है, इसीलिए एएसआई को सर्वे करके सबूत इकट्ठे करने चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, क्या खुदाई करना बेहद जरूरी है? हिंदू पक्ष के वकील जैन ने कहा कि हाँ, लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं। हम ग्राउंड रडार मैपिंग का उपयोग कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर ही खुदाई की जाएगी, वो भी अंतिम चरण में। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, किस सेक्शन के तहत महिला पक्ष ने एएसआई सर्वे की मांग की है? कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि आप क्या अब इस तरह की दलीलें दे सकते हैं जब सुनवाई पूरी हो गई है? मुस्लिम पक्ष ने कहा सुनवाई पूरी नहीं हुई है। महिला भक्तों ने सीपीसी के सेक्शन 75E के तहत जिला अदालत मुकदमा दायर किया था। इस सेक्शन के तहत कोर्ट के पास इस तरफ के सर्वे कराने की शक्ति है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कोर्ट ने एप्लीकेशन फाइल होते ही सर्वे का आदेश पास कर दिया। महिला याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उनके पास सबूत नहीं है और एएसआई को सबूत इकट्ठे करने चाहिए। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि महिला याचिकाकर्ताओं ने कहा कि मौखिक सबूतों के आधार पर तथ्य नहीं पेश किए जा सकते हैं। याचिका के जरिए हिंदू पक्ष ने जिला कोर्ट से ही सबूत इकट्ठा करने की मांग की है। मुस्लिम पक्ष ने कहा इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। आप सबूत इकट्ठा करने के लिए किसी और को नहीं कह सकते, ये गैर कानूनी है। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हिंदू पक्ष की याचिका के हिसाब से महिला याचिकाकर्ताओं ने विरोधाभासी बयान दिया है। पहले पैराग्राफ में हिंदू पक्ष कहता है कि उनके पास सबूत मौजूद हैं। आखिरी पैराग्राफ में कहता है कि एएसआई को सबूत इकट्ठे करने चाहिए।
कोर्ट ने पूछा कि अगर हिंदू पक्ष सबूत जुटाना चाहता है और कोर्ट इसकी इजाजत देता है तो इसमें समस्या क्या है? अगर इस स्टेज पर भी सबूत इकट्ठा हो जाएं, तो क्या नुकसान होगा? इसके जवाब में मुस्लिम पक्ष ने फिर कहा कि हिंदू पक्ष के पास अभी तक कोई सबूत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.